चीफ मिनिस्टर साहब सईद मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम के साथ हमने बड़ी आज मुफीद गुफ्तगू की और ट्रांसपोर्टेशन में पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें और दूसरे मंसूबों में बहुत शाह साहब मेहनत से, उनकी टीम मेहनत से काम कर रही है और मैंने उनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह फेडरल गवर्नमेंट में जिस लायक भी हैं हम इंशाअल्लाह हैंड होल्डिंग करेंगे और आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। दुख इस बात का है कि जो लोग हमारे साथ 4-4 साल तक वजारत को एंजॉय कर रहे थे हमें छोड़ गए और 2 वोटों से बाप भी दावा कर रही है कि हमारे 4 वोटों से हुकूमत बनी है, MQM भी दावा कर रही है हमारे 7 वोटों से बनी है। अगर ये ना भी होते तो ये हमारे खिलाफ अदम एतमाद हो जाना था। ये कंपनी पहले रोज ही डिफॉल्ट कर चुकी है, नाकाम हुकूमत हो चुकी है। पहले रोज इत्तेहादियों के चक्कर लगाने पड़ जाएं तो उसकी कोई अखलाकी ताकत उसके पास मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नए वजीर आजम का कराची का पहला दौरा हस्बे मामूल वादों से भरपूर रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने K4 मनसूबा 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। BRT बसेस की ख़रीदारी में भी सिंध हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करवाई है। कराची के 3 बड़े अस्पताल जिन्ना हॉस्पिटल, NICVD हॉस्पिटल एंड NICH सिंध हुकूमत को वापस मिल जाएंगे। पानी के मसले पर भी बात हुई है। यकीन दहानियाँ तो भरपूर हो गई हैं लेकिन अमल दरामद भी हो सकेगा, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा अहम सवाल है। वज़ीर आज़म MQM के मरकज़ बहादराबाद भी गए। मुत्तहिदा की शिकायतों का इजाला कब तक मुमकिन होगा ये भी ऑब्वियसली देखना बाकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि वज़ीर आला का इंतखाब 16 अप्रैल को ही होगा और साथ ही परवेज़ इलाही की तरफ से सल्ब किए गए डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात भी बहाल हो गए हैं। काफ लीग ने फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। सबसे अहम यह है कि वजारत उज़्मा से हटने के बाद इमरान खान आज अपना पहला पावर शो पेशावर में करने जा रहे हैं। क्या इस जलसे में कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है? क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ अनाउंस कर सकते हैं इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब? ये अभी देखना बाकी होगा। वज़ीर आज़म साहब तो आज कराची तशरीफ़ लेकर आए। यहाँ पर आकर उन्होंने बड़े वादे किए हैं। वो मंसूबा जिसका आगाज़ मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, उस मंसूबे के हवाले से भी बात हुई। K4 मंसूबे के हवाले से भी बात हुई। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन ये 3.5 पौने 4 साल के बाद ये पहला मंजर होगा, क्योंकि एक वो वक्त भी था कि जब पिछले वज़ीर आज़म साहब आया करते थे और वज़ीर आला साहब कहा करते थे कि हमें तो दावत ही मौसूल नहीं हुई, तो इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात नहीं हो पाती थी या फिर वो उनको रिसीव भी करने नहीं जाते थे। लेकिन ये वो मौका है कि जब नए वज़ीर आज़म साहब ने अब आज से 2 रोज़ पहले हलफ लिया है, पहला दौरा उन्होंने कराची का किया है, मज़ार क़ाइद पे सलामी दी है और फिर उसके बाद मुराद अली शाह साहब बिल्कुल शाना बशाना दिखाई दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार है। जब वज़ीर आज़म साहब इस नशस्त पर बराजमान है, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिनकी तरफ से जिस दिन ये हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही थी, जिस दिन वज़ारत आला का इंतखाब हुआ असम्बली में, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, वसीम अख्तर साहब की जानिब से उसी दिन ही पहला शिकवा सामने आ गया था। और क्योंकि इस पूरी जमात के बारे में जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, जो कि अब हुक्मरान जमात बन चुकी है पाकिस्तान के लिए, उनके बारे में यही कहा जाता है कि ये सांझे की हड्डियाँ है और किसी भी वक्त बीच चौराहे पर फूट सकती है। और इसका आगाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से किया गया था कि जिसके बाद आज वज़ीर आज़म साहब को हमने देखा कि वो मुत्तहिदा के दफ्तर बहादराबाद पहुँचे हैं और वहाँ पर आके उन्होंने वादे वईद भी किए हैं, यकीन दिलाया है वो तमाम चीज़ें जिसका एक मुतालबा, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ मुतालबात जो निकात थे, 9 निकात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ, मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात और जो मुआहदे तय पाए हैं, उसके लिए वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जो बाकी के मामलात हैं, यानी आज वो यहाँ पहुँच गए हैं, जो बाकी के मामलात हैं वो डिस्कस होंगे आगे, यानी कि इस्लामाबाद में ये सारे मामलात डिस्कस होंगे। बड़ा अहम दौर है, बड़ा अहम मरहला है। ऑब्वियसली एक हुकूमत ख़त्म हुई, दूसरी हुकूमत ने आगाज़ किया और ये हुकूमत कब तक चलेगी ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी जो अपोजिशन में, अब हम इसको अपोजिशन ही शायद कह सकते हैं क्योंकि असम्बली के अंदर नहीं है, लेकिन बाहर अपनी मुकम्मल ताकत का मुजाहरा किया जाएगा उस हुकूमत की जानिब से जिसका अभी आज से 3-4 दिन पहले उसका इख्तिताम हुआ है। इमरान खान साहब वो निकलेंगे अब सड़कों पर, और क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी कह चुके थे कि अगर मुझे इस तरह से निकाला गया तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो अब इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कितने ख़तरनाक इमरान खान साहब इशारा कर रहे थे और कितने ख़तरनाक होंगे। पेशावर से अपने जलसों का आगाज़ कर रहे हैं, पहले पेशावर और उसके बाद फिर कराची भी, लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड
चल रहा है, जिस तरह के मामलात सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, जो ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से इदारों को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को बदनाम किया जा रहा है, ये काबिल मजम्मत अमल है। कल भी एक वाक़या हुआ, मैरियट होटल में एक वाक़या हुआ जिस पर एक बुजुर्ग शख्स थे, उनकी जानिब से कुछ मुग़ल्लिज़ात का इस्तेमाल किया गया, बोतल उठाकर मारी गई, नारेबाजी की गई, और उसके बाद जो नूर आलम खान वहाँ पर मौजूद थे, नदीम अफजल चंद, दीगर लोग मौजूद थे, उनकी तरफ से भी फिर रिएक्शन दिया गया। और ये चीज़ मैंने कल ट्वीट भी किया था, ये मैंने मेरी अपनी आंखों के सामने भी इस तरह का एक वाक़या आज से 2-3 दिन पहले मैरियट में हुआ है कि मलिक अहमद खान साहब वहाँ पे बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ, और इसी तरह से कुछ लोग उठकर आए थे, उन्होंने आकर उनको कुछ जुमले कसे थे, लोटे की तरह के जुमले कहे थे, इसके अलावा दीगर जुमले कहे थे, जिसके बाद मलिक अहमद खान साहब और उनके साथियों ने एक अच्छे जेस्चर के साथ मुस्कुरा कर जवाब दिया था। लेकिन ऑब्वियसली जो हुक्मरान जमातें हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनको अपने कारकुनान की तरबियत करना होगी, अपने कारकुनान को बताना होगा कि ठीक है, आपके किसी के साथ भी सियासी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन ये जो एक मुल्क के अंदर तसादुम की सी सूरत हाल पैदा हो रही है, ये किसी को भी जेब नहीं देता, और सियासी जमातों का काम अपने लोगों की, अपने कारकुनों की तरबियत करना होता है। तो प्लीज़ इस पर ज़रूर काम करें, न कि इस आग को और भड़काएं कि फिर इसका हाथ और उसका गिरेबान हो। खाली मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुर्शीद आलम साहब, क्योंकि बहादराबाद पर ये मीटिंग हुई वज़ीर आज़म साहब की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो लोग हैं उनकी तरफ से मुलाकात हुई। उसके बाद इफ्तार का क्या सिलसिला हुआ वो भी ज़रा, इफ्तार का वक्त है तो वही जान लेते पहले। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद साहब। सबसे पहले तो बताइएगा, मीटिंग ओवर हो गई है या चल रही है अभी? जी हाँ, 1 महीने 5 दिन में बहादराबाद मरकज पे 2 वज़ीर आज़म आ चुके हैं। 9 मार्च को इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म यहाँ आए थे, और आज शहबाज शरीफ साहब यहाँ आए थे। वो यहाँ से आधा घंटा पहले रवाना हो चुके हैं, और काफ़ी अच्छी मुलाकात थी। वो तकरीबन 4 घंटा ताख़ीर से यहाँ पहुँचे। उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया, फूलों की सजावट की गई थी, और राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद थे, दीगर शोबाजात के जिम्मेदारान थे, अरकान पार्लियामेंट यहाँ मौजूद थे। मुलाकात के बाद जब राब्ता कमेटी से मालूमात की गई तो ख्वाजा इजहार का ये कहना था कि आज की मुलाकात जज्बा खैर सगाली के तहत थी, और हमारी जो पूरी तवज्जो है वो मुआहदे पर अमल दरामद कराने के हवाले से है, वजारतों के हवाले से कोई बात नहीं। और जो बातचीत होगी वो सब मामलात इस्लामाबाद में तय हो चुके हैं या तय होंगे। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ के दौर से जो मंसूबे कराची में शुरू किए गए थे वो जारी रहेंगे, और मजीद प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि जब मुआहदे पर अमल दरामद होगा तो वजारतों को भी मुशावरत से तय किया जाएगा, और गवर्नरशिप के हवाले से भी अभी बकौल उनके राब्ता कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया है। जी सही है। खुर्शीद साहब, ये प्रेस टॉक क्यों नहीं हुई है वैसे? देखिए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होना भी नहीं थी। आमतौर पर वज़ीर आज़म इस तरह के दौरे में, नवाज शरीफ साहब उससे पहले जब इमरान खान आए थे तो उन्होंने भी बातचीत नहीं की थी, और मीडिया को बहुत दूर रखा गया था। आज की मुलाकात में मीडिया करीब जरूर था, और हमने उनकी अराइवल और उनकी रवानगी को कवर भी किया, लेकिन उनकी मुलाकात बाकायदा तय नहीं थी, और सिक्योरिटी हुक्काम ने हमें मना कर दिया था। और एमकेएम के उम्मीदवारों जो रहनुमा थे उन्होंने भी गुफ्तगू नहीं की, लेकिन जब हम लोगों ने बहुत कुरेदने की कोशिश की तो फिर ख्वाजा इजहार रुके, और फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। ताहम उनका यही कहना था कि मामलात हमारे कोई ऐसे नहीं है कि हम गवर्नरी पे या वजारतों पे हम कोई इसरार करें। हम चाहते हैं कि जो मसाइल हैं उनको पहले हल किया जाए, जी उनको सॉर्ट आउट किया जाए। अच्छा खुर्शीद आलम साहब, ये एमक्यूएम की तरफ से भी इस तरह की खबरें सुनने में आ रही थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी गालिबन कैबिनेट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो पहले भी 1 साल के बाद अपनी ये जिम्मेदारी छोड़ चुके थे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही थी, और फिर उनको जाहिर है कि पार्टी की जिम्मेदारियां भी थी, तो उन्होंने इसलिए जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था। लेकिन अब ये सवाल है कि एमकेएम की तरफ से वजीर कौन होगा, इस बारे में यकीनन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन ख्वाजा इजहार ने ये बात जरूर कही कि जो फैसला होगा वो इस्लामाबाद में हुआ है, और या फिर वहीं होगा। उनसे जब ये भी पूछा गया कि आज मेयर साहब जो साबिक मेयर थे कराची के, वसीम अख्तर, वो भी यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने बहुत शगुफ्ता अंदाज में जवाब दिया कि वसीम अख्तर अपनी अहलिया के साथ लाहौर में निजी मसरूफियत में मसरूफ है। ठीक है खुर्शीद आलम, बहुत शुक्रिया आपका। संजय साधवानी भी मुझ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ वजारत खारजा के हवाले से बात हो रही थी, और बिलावल साहब को शायद पार्टी इस बात पर रजामंद नहीं है, और पार्टी ये नहीं चाहती कि वजारत खारजा का महाज बिलावल साहब संभालें। ऐसा ही है संजय? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत की जानिब से 10 से 15 वजारतें और मुशीरान रखने का वादा किया गया है, और पेशकश भी की गई है कि हम आपको 10 वजीर दे रहे हैं, 5 आप मुशीर दें, 15 अफराद पीपल्स पार्टी का हम एडजस्ट कर रहे हैं काबीना में, तो आप उनके लिए नाम दें। लेकिन पीपल्स पार्टी
नून लीग की क़यादत को वफाकी वज़रा के लिए या वफाकी काबीना के मुशीरान के लिए नाम का हाल नहीं देने को तैयार। पीपल्स पार्टी टाल मटोल से काम ले रही है। पीपल्स पार्टी को 3 दफा मुख्तलिफ औकात में वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ या नून लीग की क़यादत उनसे राब्ता कर चुकी है कि भाई आप नाम दे दें, किन किन को वजीर लगवाना चाहते हैं, कौन काबीना में होगा आपकी तरफ से। लेकिन अब तक पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया, उन्हें वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया है। वाज़ेह मौक़िफ़ के लिए तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगे, मुझसे मोहम्मद ज़ुबैर साहब साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले बात करने के लिए तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। वालेकुम सलाम। सर, वजीर आजम साहब का ये पहला दौरा कराची कैसा रहा और ये पिछले दौर से कितना मुख्तलिफ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई खुशी हुई आज मुझे ये मेरा तीसरा टर्म है एज ए मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली और ये इस हुकूमत का तकरीबन चौथा साल है। 4 साल के बाद आज मुझे वाकई लगा कि पाकिस्तान में कोई जमहूरी प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है और हमें भी इज़्ज़त मिली और उस जमहूरी प्राइम मिनिस्टर को भी इज़्ज़त मिली। आज चीफ मिनिस्टर सिंध अपनी इंटायर जो उनकी काबीना है, सारी काबीना ने उन्हें फैसल बेस पे रिसीव किया, जो कि तरीक़ेकार होता है, जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं। और आपने पता नहीं झलकियाँ देखी या नहीं देखी, जब शहबाज शरीफ साहब ने आके मीटिंग चेयर की तो हस्ब दस्तूर जो तरीक़ेकार होता है, चीफ मिनिस्टर साहब का कैबिनेट मेंबर्स के साथ साइडों पर कुर्सियाँ होती हैं, तो ही वॉज़ वेरी ग्रेशियस। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कुर्सी साइड पर करके और सीएम साहब की कुर्सी अपने साथ रखवाई और उन्होंने जो आज वादे किए, एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टार्ट था। और मैं पूरे सिंध की आवाम को, ख़ुसूसन मेरे कराची के दोस्तों को, कराचीइट्स को मुबारकबाद देता हूं कि अब वाकई लगता है कि कराची में एक ड्रास्टिक अच्छी चेंज आने वाली है। हमसे कमिटमेंट्स किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, बहुत सी चीज़ें अनाउंस की हैं जिनमें से उन्होंने ये कमिटमेंट दिलवाई हमें अफसरान से। हुकूमत है सर कराची के लिए और आप, आई एम ग्लैड कि आप वफाकी हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी अपनी फिर नाकामियों के ऊपर भी सवालिया निशान नहीं है वैसे इस बात पर? बिल्कुल भी नहीं जी। हमने जो काम किए हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे रोड रस्तों के काम हो, हमने बहुत सी फील्ड्स में एक्सेल किया है। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जैसे सिंध में है, पूरी दुनिया में शायद कहीं ना हो, थरकोल का एग्जाम्पल ले ले, पर यहाँ पर हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत सी। वफाकी हुकूमत का जब हमारे साथ किरदार आता है तो अभी एक बहुत मुस्बत चेंज हमने देखी है और मुझे उम्मीद है कि जो वादे हमारे साथ किए गए, मुझे यकीन है कि वो आगे चलेंगे। और साथ में जो पुरानी कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, मरियम औरंगजेब भी ज्वाइन कर चुकी हैं। मरियम औरंगजेब भी ज्वाइन कर चुकी हैं। तैमूर, कहाँ तो एक वो वक्त था कि जब वजीर आला वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए भी नहीं जाते थे। आज मुराद अली शाह साहब माशाल्लाह गाड़ी ड्राइव करके लाए हैं। फेवरेटिज्म चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं जी, ये एक तरीक़ेकार होता है। जब पीएम साहब का जब भी प्रोग्राम बनता है किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, तो इन्फॉर्म करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर्स को, चाहे क्यों ना उनका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, काबीना उनको रिसीव करती है। तो उन नॉर्म्स पर वापस रिवर्सल किया है जो एक डेमोक्रेटिक तरीक़ेकार है और हमने उनको वेलकम किया और एक बहुत ही अच्छी फिजा आपको नजर आई, क्योंकि जब तक वफाक और सूबे आपस में एक साथ इकट्ठा मिलकर काम नहीं करेंगे तो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें किरण नहीं मिल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। मरियम औरंगजेब एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? मुझे जरा मियां साहब की खैरियत के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। डॉक्टर्स ने उन्हें सफर की इजाजत दे दी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर्स जिस वक्त उनको इजाजत देंगे बिल्कुल बहुत जल्द वो पाकिस्तान वापस आएंगे। कोई हतमी तारीख वगैरह तय हो गई है? ऐसा सुनने में आ रहा था कि उनका चेकअप करेंगे। कोई हतमी तारीख इस तरह नहीं है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उनको इजाजत देंगे वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएंगे। सही। अच्छा, कराची के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं? आज वजीर आजम साहब ने विजिट किया यहाँ पर। पीपल्स पार्टी कौन कौन से ओहदों में दिलचस्पी रखती है मैडम?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दो सवाल पूछ रही हैं। एक सवाल आप पूछ रही हैं कराची के बारे में, जी जी, साथ ही आपने ओडो में दिलचस्पी की बात पूछी। जी, जी। पहले हिस्से में आपका सवाल का जवाब दूंगी कि कराची के हवाले से उन्होंने जहाज में भी मीटिंग की। कराची डेवलपमेंट प्लान जो है उसके हवाले से, जो ट्रांसपोर्ट है, जो वाटर का पानी का मसला कराची का है उसके हवाले से। फिर जब हम सीएम हाउस गए तो वहाँ आपने देखा कि मुराद अली शाह साहब ने अपनी कैबिनेट के साथ उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पे। और जब वहाँ मीटिंग भी हो रही थी तो वहाँ उन्होंने दोनों ने इकट्ठे सीएम ने MQM और वफाकी जो पूरे वहाँ नुमाइंदे थे, जो प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में इजलास हुआ, उसमें पूरा जो सिंध और कराची उसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट उसकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग दी। और वो एरिया जो बहुत जल्द कंप्लीट करने की हदायत की है वो एक कराची सर्कुलर रेलवे है, जिसको वापस CPEC के प्रोजेक्ट्स में जो 4 साल से वफाकी हुकूमत जिस पर बैठी हुई थी, उसके बाद बहुत ड्रास्टिकली फंडिंग सिंध की रोकी है फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसको बैलेंस किया बाकी सूबों के साथ फंडिंग जो तनासब है उसके साथ। उसके बाद पानी का जो मसला है उस पर जो K4 शहबाज साहब ने फौरी तो हंगामी सूरत हाल पे उसके ऊपर काम करने की जितना भी बोझ फेडरल गवर्नमेंट मजीद उठा सकती है वो उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये बहुत कैटेगोरिकली कहा कि इन तमाम चीज़ों में सूबे लीड रोल लेंगे और वो सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे। और इसी तरह वफाक की इकाइयाँ आपस में इकट्ठी रहकर डेवलप हो सकती हैं जब ये जो एक फैक्टर गुड फील फैक्टर ये हो, एतमाद का ये फैक्टर हो कि जो वफाक है वो तमाम सूबों पे इक्वल इक्विटेबल रिसोर्सेज के साथ इम्प्लीमेंट करेगा। और यही शहबाज साहब अपनी सोच भी रखते हैं और यही उनकी पॉलिसी होगी। ठीक, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बता दीजिए कौन कौन से और एक और बात भी, इसकी मिसाल एक बहुत कामयाब मिसाल, जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो जब कराची के अमन के ऊपर जब सूबे ने लीड ली और पीछे से उनका विजन था, उन्होंने फैसिलिटेट किया तो कराची में अमन दोबारा वापस आया। बाकी बिल्कुल क्रेडिट जाता है उसका। ये एक कोalition गवर्नमेंट है और उस पर मुशावरत इस वक्त हमारी टीम्स और कोalition टीम जो पार्टीज हैं उनकी टीम्स आपस में मुशावरत कर रही है। और इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि किस पार्टी, मैं आपको बताऊं सारी पार्टीज ने गैर मशरूत तौर पर ये शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि जिस तरह वो चाहें वो ये करें, उन पर पूरा एतमाद किया। लेकिन शहबाज साहब ने कहा कि नहीं, ये एक कोalition गवर्नमेंट है, इसमें सबको मिलकर काम करना है। और आपको याद होगा इस कदम एतमाद से पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि कोई जमात खाली जो है वो ये नहीं कर सकती, सब पार्टीज को इकट्ठे बैठना होगा, एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन हो और उसके साथ मिलकर इकट्ठे इस मुल्क के जो इस वक्त खजाना खाली, बेरोजगारी, माशी तबाही, मुल्क के अंदर जो एक ये नफरत, पोलराइजेशन, ये तमाम वो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त तमाम जमातों का फोकस है। जो गन 3.25 साल फैलाया गया और डाला गया, सिर्फ उसको साफ ही कर ले तो बड़ी बात। अच्छा मरियम साहबा, MQM का कहना है उन्हें सिंध की गवर्नरशिप की अभी तक कोई पेशकश ही नहीं की गई है, तो आज की मीटिंग में बात हुई है इस पर कोई? नहीं, ऐसी जैसे मैंने आपको पहले कह दिया कि हमारी जो टीम्स हैं वो कोalition पार्टीज के साथ इस वक्त मुशावरत जारी और इंशाल्लाह एतमाद और इत्तफाक के साथ ये मसला वो हल होगा और बहुत जल्द काबीना का ऐलान होगा। सही। मरियम साहिबा, एक और भी बड़ा अहम इशू है आज, मैडम इदारों के खिलाफ मुहिम की नून लीग शदीद मुखालिफत कर रही है, मुखालिफ बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पिछली हुकूमत पर आप लोग तनकीद भी कर रहे हैं। इदारों पर हमलों की दाग बैल तो मियाँ साहब ने डाली है, याद होगा आपको। मियाँ साहब ने, अगर आप कोई, मैडम आपने इतनी बड़ी बात की है और यही वो वजह होती है जो गलत परसेप्शन और गलत चीज़ों को फरोग देती है। जो भी आपने एक लाइन बोली, मियाँ साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी अदारे के ऊपर कोई बात नहीं की, एक स्टेटमेंट भी एज एन इंस्टीट्यूशन इदारों के सरबराहों के नाम लेकर मरियम साहिबा बात किया है। मरियम नवाज साहिबा कहती रही हैं कि हमें फोन कॉल्स करने की जरूरत नहीं है। मैं बात खत्म कर लूं? जी, आपने सवाल कर लिया ना, अब अगर आप मेरी जवाब में भी सवाल करना चाहेंगी तो फिर आप पहले सवाल कर लें, फिर मैं जवाब आपको दे दूंगी, इसमें तो कोई लड़ाई की बात नहीं है। आपने मेरे सवाल पे आपने मुझे काउंटर किया तो मैं अपनी पोजीशन तो क्लियर करूंगी ना कि मैं आपसे कोई उठा के कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिस्टिक बात कर रही हूँ। मैडम, मैंने आपके सवाल पे बिल्कुल काउंटर नहीं किया, मैंने आपकी स्टेटमेंट पे काउंटर किया। आपने मुझसे सवाल पूछ लिया था, फिर आपने कहा कि मियाँ साहब अदारों के बारे में माजी में बातें करते रहे, फिर आपने उसको सही किया, तस्हीह की खुद ही मेरे कॉमेंट के बाद। तो जो व्यूअर होता है ना, उसको आप ऐसी रिपोर्टिंग दें
जो मैं कह रही हूँ और आप मुझसे सवाल करें, उसमें अगर आप अपना एनालिसिस डाल देंगी और वो एनालिसिस जो फैक्ट के ऊपर बेस नहीं होगा तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ और मैं रीइटरेट कर रही हूँ अपने आंसर को कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने सीने में हजारों राज होने के बावजूद मुल्क की खातिर हमेशा खामोश रहे। हमेशा उन्होंने तरजीह दी इस बात को कि जो मुल्की मफादात में चीजें हैं वो वही रहे, और ये जो इस वक्त हो रहा है मुहिमबाजी हो रही है वो अदारे के खिलाफ हो रही है और उसमें इनिशिएट किया जा रहा है और उसमें इंस्टिगेट किया जा रहा है, और वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप खुद वो, और जो इमरान खान साहब है वो तो उनको तो सवाए प्रोपेगेंडा के, सवाए झूठ बोलने के, सवाए एक दूसरों पे हमला करने के, चाहे वो पार्लियामेंट हो, अफराद हो या ऑपोजिशन, उनको और कुछ आता नहीं है। आज मैं बड़ी मज़ाक़ा खेज लाइन सुन रही थी कि उन्होंने सियासी बात और अवामी मसाइल के ऊपर मीटिंग की। मैंने 4.25 साल कोई ऐसी प्रेस रिलीज नहीं देखी जिसमें ये आ रहा हो कि इमरान खान साहब ने अवामी मसाइल के ऊपर मशावरती इजलास बुलाया। हमने या सुना तर्जुमानों का इजलास, अपोजिशन को हेड ऑन कैसे लेना है, सियासी मुखालफिन को गालियां कैसे देनी है, सियासी मुखालफिन को जेलों में कैसे डालना है, और या फिर पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई, आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, इन कीमतों की हमने प्राइस इंक्रीज की खबरें सुनी है। तो बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम जानती है कि इस वक्त मसाइल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और हमारी ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये कैटेगोरिक पॉलिसी है कि हम सब मिलकर इत्तेमाद और इत्तेफाक के साथ जो हमारा फोकस है वो पाकिस्तान की आवाम और उनका रिलीफ। ठीक, बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। गुफ्तगू सुनी आपने मरियम साहिबा की, वो कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मिशन ये कोalition गवर्नमेंट है तो सब कुछ साथ लेकर चलेंगे, सबका इसमें हिस्सा होना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, वजारतों की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, मसला क्या है? देखिए, हमारा जो मकसद था वो ये था कि एक जाबिर और एक करप्ट हुक्मरान से जान छुड़ाना, उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल गई है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। हमारा जो बेसिक फोकस है, हमें पॉलिसीज़ बनानी है, हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं जिन पर हम गौर कर रहे हैं। मिनिस्ट्रियाँ लेना ना लेना, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनना ना बनना मानिए नहीं रखता जहाँ तक हमारी सपोर्ट है। सदर जरदारी ने खुलेआम कहा है कि चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हिसाब से मियां शहबाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून की खुल्लम खुल्ला मदद करेगी और हर जगह पे उनकी हेल्प के लिए हाजिर रहेगी। और पाकिस्तान की अभी यही डिमांड है, अभी पाकिस्तानी अवाम यही चाहती है कि जो हम पे कचरा मुसल्लत किया है इमरान न्याजी ने, किसी भी तरह उस कचरे को साफ करने में हम कामयाब हो जाएं। भी नहीं चाहिए आपको, सदारत भी नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों को? मैं समझता हूँ कि काफ़ी एडमेंट है मुस्लिम लीग नून कि हमें स्पीकरशिप भी मिले, हमें और अहदे भी मिले। मैंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए, पर मैं आपसे बड़ा कैटेगरीली कह रहा हूँ कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं। इस मुल्क को इस मुसीबत से निकालना है। मैं समझता हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली का हक बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और उन्हीं के किसी जाले को मिलेगी और मिलनी चाहिए। या कि वजारतों की बात है उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर प्रोग्राम में साथ मौजूद ले रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। आज नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा किया है, लेकिन उससे पहले कराची को किस किस ने कहाँ डेंट पहुँचाया है मैं अपने प्रोग्राम में उमूमन आप लोगों को बताती रहती हूँ। आज कराची को उबलते गटरों वाली आबादियों वाला शहर बनाने में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का बड़ा अहम किरदार सामने आया है। मोहम्मद अली सोसाइटी जैसे पॉश इलाके हैं, यहाँ रिहायशी प्लॉट को खिलाफ ज़ाब्ता कमर्शियल में बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश की है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट की जानिब से ये एक बड़ी वारदात है जिस पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है अली हफीज़ ने 7 से 8 के लिए। देखिए, हर तरफ उबलते गटर, पानी की अदम फराहमी और घरों में गैस का न आना।
कराची के जिन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह नाकाफी पड़ता नजर आएगा, वहाँ एक तिगड़म जरूर मौजूद होता है, और वो तिगड़म है रिहायशी प्लॉटों की अंधाधुंध, बेरहम और अक्सर जगहों पर गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन। और अब ये काम कराची के पुराने दौलतमंदों के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में भी शुरू कर दिया गया है। मोहम्मद अली सोसाइटी के फातिमा जिन्ना रोड पर रिहायशी मकानों के दरमियान सबसे अलग और चमकती नजर आती ये इमारत भी इसी वारदात की तस्वीर है। कानून के मुताबिक किसी भी प्लॉट को कमर्शियल करार देने के लिए सड़क का कम से कम 100 फीट चौड़ा होना और मुतालिका मातहत इदारों की एनओसी का होना लाजमी है। मगर क्या 80 फीट चौड़े फातिमा जिन्ना रोड पर वाक़े प्लॉट नंबर 11B को कमर्शियल करने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं? हम इस सवाल का जवाब ढूंढने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में पहुंचे। फाइलों को खंगाला तो मोहम्मद अली सोसाइटी की कोई एनओसी तो मौजूद ही नहीं थी, मगर इस प्लॉट को कमर्शियल करने के खिलाफ एतराज जरूर मौजूद था। समा ने सड़क की चौड़ाई और मातहत अथॉरिटीज के एनओसीज का सवाल किया तो मुतालिका अफसर का कहना था कि अगर ये शराइत पूरी किए बगैर प्लॉट नंबर 11B को कमर्शियल किया गया है तो ये गैर कानूनी है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। अफसर का मेंबर है जुनेद मुकाती, उसके दौर में वो ये यूपी चैंपियन था, उसने इतराज़ उठाया, बाकायदा लेटर लिखा मास्टर प्लान को कि जनाब वाला खुल्ला खिलाफ वर्जी कानून की, और उसके बाद जो है उस प्लाट के पड़ोसियों ने जो है वो कोर्ट में गए, तो मास्टर प्लान से कैसे अप्रूवल हो गई रिहायशी प्लॉट कमर्शियल करने की? नहीं, ये तो अब देखना पड़ेगा, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जैसे आप अभी मुझे कह रहे हो तो उसके हम देखेंगे कैसे भी जो होगा हम आपको बताएंगे। सोसाइटी एनओसी देगा, उसके बाद हमारे रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, बड़ा रोड होगा जो काउंसिल के उस वक्त के जो रूल्स थे उसके तहत, उसके अलावा तो ये हो ही नहीं सकता। मास्टर प्लान तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद ही उसे कमर्शियल करेगी। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज कमर्शियल नहीं होंगे तो कमर्शियल नहीं हो सकती, कानून है ये। और अगर सोसाइटी ने एनओसी नहीं दी तो फिर कैसे हो गया मास्टर प्लान? तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, गलत तो गलत। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के इस अफसर ने मामले की छानबीन करने की यकीन दहानी कराते हुए कुछ वक्त मांगा। चंद हफ्ते बाद इसी अफसर ने करार दिया कि प्लॉट नंबर 11B फातिमा जिन्ना रोड को कमर्शियल करने की तमाम शराइत पूरी हैं। ये कमर्शियल हुआ था तकरीबन 20/3/2017 को, रिहायशी से कमर्शियल। लीगल पोजीशन ये होता है कि जो सोसाइटी होगी वो एनओसी देगा, उसके बाद फिर कंसर्न यूनियन काउंसिल देगा, उसके बाद KBTR 2002 के रूल के तहत उसको कमर्शियल किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने दरख्वास्त दी, दरख्वास्त के बाद इसकी स्क्रूटनी हुई, इसके बाद तमाम लवाजमात जो आगे पीछे कितने फिट की रोड होनी चाहिए उन्होंने पूरे किए। उसके बाद हमारे उस वक्त के जो अफसरान थे उन्होंने इनकी कानूनी मंजूरी दी। इसका भी कहना है सोसाइटी का कि हमने कोई जो है एनओसी नहीं लिखी, हम तो खुद इसके खिलाफ जो है वो अदालत से जो कर बैठे। अगर एनओसी नहीं दी होगी तो कैसे मंजूर किया जाता है? बगैर सोसाइटी के एनओसी के बाद कोई भी काम नहीं होता। समा के बार बार मांगने के बावजूद मास्टर प्लान डिपार्टमेंट का ये अफसर मोहम्मद अली सोसाइटी और यूनियन कमेटी के एनओसीज पेश नहीं कर सका। समा प्लॉट नंबर 11B के कमर्शियल होने की गुत्थी सुलझाने मोहम्मद अली सोसाइटी के दफ्तर पहुंचा तो पता चला कि सोसाइटी ने न सिर्फ कोई एनओसी जारी नहीं की बल्कि प्लॉट नंबर 11B को कमर्शियल करने पर एतराज़ दाखिल करने के साथ अदालत से भी रुजू कर रखा है। सबसे बड़ा इशू है तो वो है प्लॉट नंबर 11B का। बुनियादी तौर पर ये प्लॉट 1000 गज़ का था, उसके बाद इसमें 2 और प्लॉट्स जो बिल्कुल मुल्का थे उनको अमलगमेट करके इसको 3000 गज़ का प्लॉट कर लिया गया। अभी भी रेजिडेंशियल प्लॉट है, लेकिन इसको जो उनके ओनर्स थे और ओनर्स के जो अटर्नीज थे उन्होंने इसको कमर्शलाइजेशन अपने तौर से करा लिया है। बिल्कुल गैर कानूनी। इस पर हमारा एतराज़ ये कि रिहायशी पर्पज़ के लिए है और सोसाइटी ने इनको एनओसी नहीं दिया। मोहम्मद अली सोसाइटी की इंतजामिया प्लॉट नंबर 11B के मामले पर अदालत में जाने के साथ साथ इश्तिहारात के जरिए आवाम को भी खबरदार करती रही है। पहला इश्तिहार 1 अप्रैल 2021 को शाया हुआ जिसमें आवाम को इस इमारत में दफातर और दुकानें खरीदने से खबरदार किया गया।
31 दिसंबर 2021 को शाया होने वाले दूसरे इश्तिहार में भी शहरियों को मुतनब्बे किया गया कि 11B में खरीदारी करने वाले नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। मुतालिका यूनियन कमेटी भी प्लॉट नंबर 11B को NOC के बगैर कमर्शियल करने के खिलाफ वज़ीर आला सिंध, SBCA और वज़ारत हाउसिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर चुकी है। एक बड़ा स्कैंडल आया, नेशनल टावर 2 बन रहा है मौजूदा सोसाइटी में, उस पर शिकायत की थी आपने, क्या मामला है? ये 11B के ख़िलाफ़ हमने कंप्लेन की थी। एक तो ये रेजिडेंशियल प्लॉट है और रेजिडेंशियल प्लॉट है और इसके साथ जो गली लगती है वो 40 फीट की है, जबकि रूल है मास्टर प्लान का कि 100 फीट से कम रोड पर वो कमर्शियल होगा ही नहीं। लेकिन ये गैर कानूनी तामीरात है, 100% गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा है, मोहम्मद अली सोसाइटी ने भी लिखा है और मैंने भी लिखा है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी ने NOC के बगैर कमर्शियल करने को गैर कानूनी और 100 फीट से कम चौड़ी सड़क की शर्त पूरी न करने को इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तबाहकुन करार दिया है। कन्वर्जन करना कोई छोटी बात, ये मामूली बात नहीं होती कि इसमें आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हो, पूरे शहर का, उस इलाके का। जहाँ पर पहले अगर आबादी उस प्लॉट के हिसाब से अगर 1000 की थी तो उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो 10,000 पे, या उसके 10,000 की जब आबादी का मतलब ये है कि आप वहाँ पर ट्रैफिक को भी बढ़ा रहे हो, रोड की जो कैपेसिटी है उसको भी आपको जो है वो अंडरमाइन कर रहे हो, उसको आपको चौड़ा करना पड़ेगा, पानी की सप्लाई भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, सीवरेज की लाइनें भी आपको चौड़ी करनी पड़ेंगी। कमर्शियल के लिए आप बाकायदा एक प्रोसीजर डिफाइंड है, लेट डाउन है बिल्डिंग एंड बाय लॉज के अंदर, उसमें आप एप्लीकेशन दोगे, NOC लोगे, मोहल्ले वालों की अखबार में इश्तहार दोगे, उनकी जो एक मज़ीद जो एक कमेटी है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसका इनपुट लोगे, उसके बाद फिर आप जाके उसको कमर्शियल करोगे। और अगर बात होती है कि 100 फुट से कम की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो भी इसको अगर कम से करता है तो यकीनन वो एक इलीगल एक्ट होगा टूवर्ड्स अथॉरिटी। प्लॉट नंबर 11B मोहम्मद अली सोसाइटी पर कमर्शियल तामीरात करने वाले बिल्डर के वकील का दावा है कि 100 फीट से कम चौड़ी सड़क होने के बावजूद प्लॉट को रिहायशी से कमर्शियल करने की गुंजाइश कानून में मौजूद है। ये प्लॉट जब कन्वर्ट हुआ है तो कानून इजाज़त देता था कि आपकी रोड अगर 80 फुट की है तो आप अपने प्लॉट में से 20 फुट मज़ीद दे के 80+20 करके जो है आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो लिहाजा इसकी कन्वर्जन जो है वो टोटली हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक कानूनी है। उनका मौक़िफ़ ये है कि आप 80+20 करके 100 पूरे नहीं कर सकते। हमारा मौक़िफ़ ये है कि नहीं, जब हमने ये हमारा जब अप्रूवल हुआ है तो कानून में तरमीम आ चुकी थी और 100 फुट की रिक्वायरमेंट जो है वो तब्दील होके 80+20 हो गई थी, लिहाजा ये कन्वर्जन कानूनी है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने इस गड़बड़ घोटाले से अपना दामन बचाने के लिए प्लॉट के मालिक का एक बयान हल्फी भी फाइल में लगाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अगर बाद में कमर्शियल किए जाना गैर कानूनी साबित हुआ तो इसका जिम्मेदार मास्टर प्लान डिपार्टमेंट नहीं बल्कि प्लॉट नंबर 11B का मालिक खुद होगा। मगर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी ने कहा है कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट इस तरह के शोबदेबाजी से बरी जमा नहीं हो सकता। देखिए, बिल्डर तो प्ले करेगा, वो तो हर आदमी जो है वो फ़ायदा लेने की कोशिश करता है, उसको फ़ायदा दे रहे हो तो लेगा ना। वो अदारा अगर अपने ही रूल्स के मुताबिक ना करे और उसमें डेविएट करे तो फिर जिम्मेदारी अदारों पर ही आती है। तो मास्टर प्लान भी उन्हीं की जिम्मेदारी आती है जो अदारों में बैठे हैं। अगर हम किसी को स्टैंप करके अदारा कोई दे दे 100 फुट से कम के रोड के ऊपर, तो वहाँ जिम्मेदारी जो है फिर वो यकीनन वो उस पर जाएगी जिसने वो उस प्लॉट को कन्वर्ट किया है, कमर्शियल किया है 100 फुट से कम की रोड। मोहम्मद अली सोसाइटी की मुतालिका यूसी के साबिक चेयरमैन जुनेद मकाती ने कहा है कि 11B फातिमा जिन्ना रोड की तामीर गैर कानूनी है, जिसमें मौजूद दुकानें और दफातर खरीदने वाले नस्लत टावर के अलॉटीज के अंजाम से 2-4 हो सकते हैं। वहाँ पर जिसने दुकान ख़रीद लेनी है या फ्लैट ख़रीद लेना है और बाद में जब तोड़ने का ऑर्डर आएगा तो वो तो जिसने ख़रीदा वो तो मर गया ना, उसने तो बिल्डर को पैसे दे दिए। लेकिन ये है कि बिल्डर के ख़िलाफ़ कोई वो नहीं। कानूनी इतराज़ात दूर होने तक प्लॉट नंबर 11B में खरीदो फरोख्त करने वालों का सरमाया तो खतरे में रहेगा, मगर बिल्डर करोड़ों के इस प्लॉट को अरबों रुपए में तब्दील कर चुका है। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन इसी के साथ अपने ख़िताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।